नमस्कार, मैं जेनी जॉन भारत की आवाज़ की ओर से। आपको याद होगा कि पुलवामा के जो धमाके हुए थे उसकी गूंज पूरे भारत में फैली थी और लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ी थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे सैनिक थे, हमारे देश के रक्षक थे, उनकी मौत हुई थी। अब ये उसमें भी शंका थी कि ये वाकई आतंकवादियों ने किया था या ये साजिश के तहत था, लेकिन मोदी सरकार ने इसके पीछे कोई जांच नहीं कराई। ये जांच नहीं कराने का जो एक सिलसिला है कोई 7-8 सालों से चला आ रहा है, और ये जांच ना होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या हमारी जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो अब क्या कमज़ोर पड़ गई है या मजबूर है किसी कारणवश, या निष्क्रिय हो चुकी है? अगर निष्क्रिय भी हो चुकी है तो हमारे देश में इस काफ़ी खतरा मंडराया जा रहा है, क्योंकि ये जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जो हमारी अदालत है उसमें भी जांच की कोई प्रक्रिया में कोई भी रुचि नहीं दिखाई जाती है, और इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि आज जो हमारी सरकार है और उसमें और हमारी अदालत है और हमारी जांच एजेंसी है, इसके अलावा जो हमारे एनजीओज हैं हमारे देश के, वो भी सक्रिय हो सकती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जो है निष्क्रिय सी सब दिखाई दे रही है। क्या बापू के जो 3 बंदर थे, बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना, इसको क्या ये इसके उसको फॉलो कर रहे हैं हमारी जो देश की अदालत है और हमारी देश की जो एजेंसी है कि देखना, बोलना, सुनना सब कुछ ही बंद कर? ये किसका क्या कारण है? क्या किसी का दबाव है? किसी हमारे देश में किसकी दबाव हो सकती है? कई लोगों के दिलों में तो ये चल रहा है कि ये जो है ये जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जुबान पर लाने की किसी को भी हिम्मत नहीं है। तो हमारे देश में कोई भी ऐसा एनजीओ नहीं है या हमारी अदालत में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो इस बात पर आगे बढ़ सकें, या भ्रष्टाचार के खिलाफ या पक्षपात के खिलाफ कोई भी एनजीओ नहीं है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो भारत के साथ जो राफेल डील हुआ था, वो उस राफेल डील के लिए फ्रांस में जांच शुरू की गई है। इसके विषय में एक खास न्यूज़ है कि राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है, लेकिन जज की नियुक्ति से पहले एक मजिस्ट्रेट के अंडर ये जांच शुरू हो चुकी थी, और लेकिन जज की नियुक्ति के बाद भारत में ये खबर सनसनी की तरह फैल गई। आखिर क्या कारण था? हमारे सोशल मीडिया में का बाजार गर्म हो गया था, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये जांच क्यों हो रहा है, किस विषय में हो रहा है। तो फ्रांस की एक जो एनजीओ है शर्पा, काफ़ी मशहूर है, ये हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। तो उन्होंने ये दिखाया, उनका जो है उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। हालांकि राफेल डील में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति दोनों शामिल हैं, दोनों जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन एनजीओ शर्पा ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जांच की के लिए दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन 2018 की बात मैं आपको बताती हूँ कि शर्पा ने राफेल के खिलाफ दर्ज कराई थी, लेकिन पीएनएफ जो वहाँ की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच है, इनकी इस जो शिकायत थी शर्पा की, वो उसको उन्होंने खारिज कर दिया। आखिर ऐसा क्या कारण था खारिज करने का? क्योंकि उसमें बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो शामिल थी। अब ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी पूर्व राष्ट्रपति हैं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और भी कई मंत्री हैं जो इस मामले में शामिल हैं। तो ये एनजीओ ने इस मामले में काफ़ी देर से उसने नज़र रखी हुई थी, और वहाँ की जो एक मैगज़ीन है मीडिया पार्ट, एक फ्रेंच पब्लिकेशन है,
उसमें रिपोर्ट दी गई कि उस रिपोर्ट के अनुसार 14 जून को मजिस्ट्रेट द्वारा इस रफाइल को जांच किया जा रहा था। फ्रांस की एक ये पब्लिकेशन जो थी जिसका नाम मीडिया पार्ट था, इसने ये दावा किया कि रफाइल बनाने वाली कंपनी, फ्रांस की कंपनी ने, जिसका नाम है दासो, उसने भारत के किसी बिचौलिए को, अब ये बिचौलिया कौन है, जो दोनों डील के बीच में एक बिचौलिया है, जो उसको गिफ्ट के तौर पर 1 मिलियन यूरो दिया। इधर उसने गिफ्ट के तौर पर 1 मिलियन यूरो दिया। और ये बात बहुत ही चौंकाने वाली थी कि जो 2017 में जब उनके अकाउंट को ऑडिट किया गया तो वहाँ पे एक एंट्री दर्ज था जिसमें साफ साफ लिखा था कि 50,089 यूरो गिफ्ट के तौर पर किसी क्लाइंट को दिया गया था, और ये क्लाइंट जो था वो भारत का था। इतनी बड़ी रकम जो गिफ्ट के तौर पे दिया गया, तो उसके पर कार्रवाई होने लगी और उसके बाद दासों के अकाउंट को जांच की जाने लगी। एक तरफ तो फ्रांस की जो ये लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी भारत के किसी बिचौलिए को 50,89,025 यूरो गिफ्ट के तौर पे देती है। दूसरी ओर जो डेफ्सिस सॉल्यूशंस हैं उनके इनबॉक्स में दिखाया गया है कि ये लड़ाकू विमान जो 50 विमान बनाने के लिए उन्होंने आधी रकम की भुगतान कर चुकी है। आप समझिए ज़रा, एक और उन्होंने 50 लाख, अब आप सोचिए कि ये कितना हमारे भारत की पैसे जो रुपीस के हिसाब से वो कितना पैसा हो सकता है। ध्यान दीजिए ज़रा कि एक मॉडल की कीमत 20,000 यूरो है, से भी अधिक यूरो है इसकी लड़ाकू विमान रफाइल का। और भारत ने 50 ऐसे ही बड़े बड़े 50 रफाइल बनाने के लिए उन्होंने जितनी भी रकम होती है उसकी आधी रकम भुगतान कर चुकी है इस लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी को, मतलब भारत से पैसे आ चुके हैं। अब आप खुद ही बिना कैलकुलेटर के भी हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितने पैसे होंगे। अगर एक का दाम है 20,000 रुपया तो 50 के कितने हो सकते हैं। 50,89,025 यूरो जो है वो गिफ्ट के तौर पे इधर पैसे आ रहे हैं, भारत में पैसे आ रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी रकम की हेरा फेरी ही नज़र आ रही है, क्योंकि जब एक ऑडिटर ने इसकी जांच करनी शुरू की तो उनसे पूछा गया कि जो आधी रकम 50 बड़े बड़े विमान के लिए जो आधी रकम भारत से आए हैं तो वो किस पर खर्च किए गए। तो उन्होंने ये कंपनी दासो ने ये एक्सप्लेनेशन दिखाया, ये बयान किया कि वो इस लड़ाकू विमान को बनाने में खर्च किए गए हैं। लेकिन ये ऑडिटिंग यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। उन्होंने आगे फिर जांच करनी शुरू करी तो उससे पता चला, खुलासा हुआ कि ये जो 50 मॉडल दिखा रहे हैं अकाउंट बुक में, ये प्रैक्टिकली कहीं पर ये मॉडल बना ही नहीं है। तो इतनी बड़ी पैसों की जो हेरा फेरी, जो शुरू में मैंने आपको कहा कि 2018 में जो एनजीओ ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन जो वहाँ की जो फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच थी पीएनएफ, उन्होंने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था। तो ये जो है फिर और शक गहराता गया कि ये इतनी बड़ी हेरा फेरी होते हुए फिर उस समय ये क्यों खारिज किया गया। तो रिपोर्ट जो आगे बढ़ती है तो जिस पर पूरी यही रिपोर्ट जो है जिसमें कि भारत का घपला नजर आता है। इस सॉल्यूशन के इनबॉक्स में जो दिखाया गया था कि 50 मॉडल तैयार करने के लिए डिफ्सिस सॉल्यूशन ने जो आधी रकम के भुगतान कर दी थी, तो उसके इतनी बड़ी रकम का हिसाब वो दासो नहीं दे पाया। पैसे जब आए हैं भारत से तो किसके लिए आए, वो कहाँ खर्च किया गया, तो इस पर बहुत सारी जो है चर्चा होने लगी सोशल मीडिया में। तो ये एक संदेहात्मक डील बन गया रफाइल का। और मजिस्ट्रेट ने जब जांच किया तो मजिस्ट्रेट की जांच करने के बाद मीडिया रिपोर्ट के
एनजीओ ने इन दोनों की जांच के बाद एनजीओ ने पहले तो उन्होंने जांच किया मजिस्ट्रेट ने, फिर उसके बाद मीडिया रिपोर्ट में सारी बातें छपी, पब्लिकेशन में सारी बातें छपी। तो इन दोनों को सबूत को लेते हुए एनजीओ सिरपा ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके कारण अब अदालत के पास काफ़ी सबूत आ चुका था। तो उसने एक जज की नियुक्ति कर दी कि अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो इस पे कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने वाली है, कौन फंस सकता है इसमें। तो क्राइम ब्रांच जो है उस समय क्यों उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज करके इसके जो शर्पा की शिकायत थी उसको क्यों खारिज कर दिया। अब ये काफ़ी गहरे रूप से इसकी जांच होगी। तो जो शर्पा थी उन्होंने आगे ये भी लिखा अपने रिपोर्ट में कि इसमें जो है सारी बातों में भ्रष्टाचार और पक्षपात नज़र आता है। तो इसमें शामिल फिर हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलादे और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैकाले, और इसके साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री भी शामिल हैं, और वो शायद उन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाएगा। इन बड़े बड़े हस्तियों के पीछे भारत ने भी काफ़ी अच्छी खासी भूमिका निभाई है। ये तो मामला था कि हमने फ्रांस की तरफ से देखा, अब हम इसको भारत की ओर से देखेंगे कि यहाँ से क्या सारा घपला हुआ। तो भारत की ओर से ये जो गड़बड़ी हुई है वो ये है कि जब ये जो रफाले के जो डील हुआ था, ये डील मनमोहन सिंह सरकार के समय ही हुआ था, हो चुका था, और लेकिन मोदी सरकार ने उस डील को रद्द करने के बाद अपने तौर से उसको मोल्ड किया, अपने ढंग से उसको बनाया, उस डील को एक नया डील बनाया, जिसमें कि जो सरकार का डील वहाँ की भारत की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में जो डील होती थी 70 सालों से चला आ रहा था ये डील की प्रक्रिया, लेकिन आज जो है मोदी सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। और उन्होंने इस डील को बनाया इस तरह से कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब मोदी सरकार ने इसे सरकार के हाथों से निकालकर कंपनी के हाथों में दे दिया, तो इसमें जो उनका शर्पा जो एनजीओ है उनका कहना है कि एक ही डील को 2 बार क्यों किया गया। एक तो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किया गया और दूसरी बार उसी डील को मोदी सरकार के द्वारा फिर किया गया, जिसमें कंपनी आगे आई। और जब कंपनी आगे आई तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी कंपनी होगी, वो ही है रिलायंस कंपनी जो अनिल अंबानी की थी। तो इसको देखते हुए जो शर्पा एनजीओ शर्पा जो है उन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में पिक्चर भी दिखाई कि काफ़ी इनका अच्छा संबंध था वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ उनके साथ, फोटो भी छापी है। तो अनिल अंबानी के साथ ये डील हुआ। अनिल अंबानी की कंपनी ने किसके साथ डील किया, वहाँ की ये लड़ाकू विमान रफाल बनाने की कंपनी के साथ डील किया। और ये डील होने के बाद मोदी सरकार ने यहाँ भारत में विमानों की कीमत अचानक ही रातों रात ही कीमत बढ़ा दी। और अनिल अंबानी, जबकि आप ध्यान दें कि अनिल अंबानी को उनकी कंपनी को पहले इस क्षेत्र में ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव बिल्कुल नहीं था। लड़ाकू विमान के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार द्वारा किए गए डील को रद्द किया और एक अनएक्सपीरियंस्ड अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मोदी सरकार जो है, जो हमारे पीएम है प्रधानमंत्री मोदी, वो अपने दोस्त अनिल अंबानी को किसी तरह से भी मदद करना चाहते थे। तो मदद करना, अनिल अंबानी को देखकर उन्होंने मदद की, लेकिन मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो डील कर चुके थे मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, उसको रद्द क्यों किया गया, यहाँ सवाल ये होता है। और रद्द करने के बाद फिर अनिल अंबानी को दिया गया, और अनिल अंबानी ने इसको ऐसे हाथ को दिया जो कि बिल्कुल अनुभव उनको नहीं था। और इसके लिए उस वक्त
काफ़ी सोशल मीडिया में आवाज़ उठी, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी न्यूज़ में आए, लेकिन फिर धीरे 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 ये आवाज़ को दबा दिया गया और बंद हो गया, क्योंकि हमारे देश में जांच होने का की प्रक्रिया को कभी भी आगे बढ़ाया नहीं जाता है। और ये जो है, जो हमारी जनता है, ये हमें भी अनुभव हो चुका है 7-8 सालों से। दूसरी बात ये है कि अनिल अंबानी राफेल बनाने वाली कंपनी दासो के बीच जो डील होने के बाद प्रधानमंत्री दासो से मिलने के लिए जाते हैं। अब ये प्रधानमंत्री अगर वहाँ के फ्रांस के प्रधानमंत्री से मिलने जाते तो कोई बात लगती है कि हाँ, हमारी सरकार के जो हेड है वो वहाँ की सरकार की एक बराबर की का मेल जोल लगता है, लेकिन वहाँ हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के जो कंपनी है लड़ाकू विमान बनाने की कंपनी, उससे जाकर मिलते हैं। तो हमारे देश के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी डिफेंस एसके शर्मा हैं, उनको ऐतराज़ हुआ और उन्होंने पीएमओ को लिखा कि मैं पीएमओ को सलाह देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत ना करें। मतलब आप चले गए, खुद बात करके आ रहे हैं जैसे कोई आम आदमी है, और इससे क्या होता है कि वो अपने पद का भी कोई इज्जत नहीं रखा। तो उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है, एसके शर्मा जी ने, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, कहा कि इससे रक्षा मंत्रालय का पक्ष कमजोर होता है। ये बात गौर करने की है कि जो हमारे अनिल अंबानी हैं, जिनके साथ डील दोबारा किया गया लड़ाकू विमान की जो दासो कंपनी है, वो दोनों के साथ जो डील हो जाने के बाद प्रधानमंत्री वहाँ दासो से मिलने जाते हैं। तो ये कुछ अजीब सा लगता है और इसके कारण ही डेप्यूटी सेक्रेटरी डिफेंस ने प्रधानमंत्री को सलाह दी। और इसके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, तो ये हमारे इंडिया का ये गड़बड़ घोटाला हुआ है फ्रांस के, जिससे कि दिखाई पड़ता है कि देश की भलाई, देश का जो स्थान है पूरे वर्ल्ड में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे जो अंबानी अडानी ये हैं, इनको किसी तरह से मजबूत बनाने की प्रक्रिया चल रही है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति, उधर हम देखते हैं कि उन्होंने भी 2 स्टेटमेंट दिया, उन्होंने दोहरा बयान दिया, वो ध्यान देने के लायक है। पहला बयान में उन्होंने क्या कहा कि कंपनी भारत के किसी भी कंपनी को चुनने का अधिकार उन्हें भारत की तरफ से नहीं दिया गया था। अर्थात जो भी कंपनी भारत की तरफ से अगर आगे बढ़ी है उस डील को करने के लिए, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मनमोहन सिंह ने किया, लेकिन सेकंड टाइम जो है वो जो भी कंपनी आगे बढ़ी है उसको इनकार नहीं कर सकते थे, उनके साथ डील करना ही था। ये एक फोर्स के तौर पे ऐसा लग रहा है कि दबाव के कारण उन्होंने ये डील अनिल अंबानी के साथ किया। और दूसरी ओर फिर अपने को बचाते हुए उन्होंने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने का कथन था कि डील फ्रांस की कंपनी और भारत की कंपनी के बीच हुआ है तो उनका उसमें कोई हाथ नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपना पल्लड़ा झाड़ लिया। इन 2 दोहरे जो कथन हैं, इसको पकड़ते हुए मीडिया पार्ट ने की पब्लिकेशन ने रिपोर्ट में लिखा कि भारत और राफेल डील में भ्रष्टाचार और पक्षपात नजर आ रहा है। तो डेफसिस सॉल्यूशंस के जो मालिक हैं, अब जो डेफसिस सॉल्यूशन है जिसके इनबॉक्स में ये दिखाया गया था कि उन्होंने आधी रकम के भुगतान कर चुके हैं वो, तो अब ये डेफसिस सॉल्यूशन के जो मालिक हैं उनके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। उनका नाम है, डेफसिस सॉल्यूशन के मालिक का नाम है सुषैन गुप्ता। ये सुषैन गुप्ता अगस्ता घोटाले में के मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। ये आपको हैरान कर देगी बात, और इसी को फिर बीच में रखा जाता है। दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ के जो पूर्व निदेशक थे सीबीआई के जो पूर्व निदेशक थे, उन्होंने इस मामले में जांच करनी चाहिए, तो उनकी रातों रात उनका तबादला हो गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया, और ये तबादला जो है वो सेंटर की तरफ से हुआ था। तो इस तरह से इस मामले में बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करता है इस डील के पीछे, जो कि दबी आवाज में तो हर कोई समझ रहा है, हर कोई दबी आवाज में बोल रहा है, लेकिन इसे उठाना बहुत ही भारत में मुश्किल है, इसमें आगे बढ़ना।
क्योंकि यहाँ की, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया कि यहाँ की अदालत निष्क्रिय हो चुकी है, यहाँ की NGOs निष्क्रिय है, और जांच एजेंसी तो इनके ही हाथ में है, सरकार के हाथ में। तो फिर ये सवाल, कई सवाल ऐसे हैं जो सबके जहन में उठ रहा है और सबके जुबान तक नहीं आ रहा है, लेकिन दिल में सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मनमोहन सिंह द्वारा राफेल डील को रद्द क्यों किया गया। मनमोहन सिंह द्वारा राफेल डील को रद्द क्यों किया गया। दूसरा एक मामला है कि सुषैन गुप्ता जो 50 राफेल डील में आधी रकम का भुगतान उनकी कंपनी ने इस 50 लड़ाकू विमान के लिए फ्रांस के लड़ाकू विमान को कर चुकी थी, आधी रकम उन्होंने भुगतान कर दिया था। क्या ये जिक्र सही है? इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी घोटाले में उनका, आपको बताया मैंने कि पहले भी घोटाले में उनका हाथ रहा है, उनकी रेपुटेशन ऐसे ही बनी रही है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये जो इनबॉक्स में दिखाया जा रहा है ये सही है या नहीं है। और जो फ्रांस के जो ऑडिटर हैं उन्होंने पूछा कि ये जो भारत के किस बिचौलिए को 1 जो यूरो दिया गया था, 50 लाख यूरो, वो बिचौलिया कौन है, तो वो फ्रांस की लड़ाकू विमान की कंपनी बता नहीं सकी। तो फिर आखिर यहाँ पर भी ये जांच होनी चाहिए कि किस बिचौलिए ने उस पैसे को ग्रहण किया, रिसीव किया है, किस बिचौलिए ने किया, उसका फिर वो पैसे कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए। तो इस तरह से ये जांच भी होनी चाहिए कि ये वो बिचौलिया आखिर कौन है। कहीं अनिल अंबानी तो नहीं है, जिनको काफी मदद की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। आगे ये भी सवाल उठता है कि CBI के जो पूर्व निदेशक आलोक वर्मा थे, उनका जो चाहते थे कि इस मामले की जांच करना वो चाहते थे, उनका रातों रात तबादला अचानक से क्यों किया गया, ये फैसला अचानक ही क्यों लिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ आपके जहन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन जुबान पर अभी लाने की हिम्मत नहीं है किसी में भारत में, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम हमारा हो चुका है कि जो भी जुबान पे लाएगा उसे या तो मार दिया जाता है या फिर किसी तरह से भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो क्या एक आम इंसान, क्या डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है? अगर ये जांच का सिस्टम ठीक होता तो पुलवामा में जो बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि 40 हमारे भारतीय सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, क्या वो जांच उसकी नहीं होती कि ये बम ब्लास्ट किसने कराया गया, क्यों बंद कर दिया गया। बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे भी जांच हैं जो कि होने चाहिए और उनकी फाइलें बंद कर दी गई है। तो ये एक नई हमारी सरकार का एक सिस्टम तैयार हो रहा है जो हमारे भारत के लिए बहुत खतरे की बात है। धन्यवाद।